इसको बोलते हैं, वैसे बच्चा मैं लिखूं कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे हमने लिखा एन इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ, कर लीजिए, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक टॉपिक है। जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो सबसे पहले कोई भी विषय का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पढ़ना चाहिए उसका, है ना। इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नॉट इंटरनेशनल रिलेशन। कहीं कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन को एक जैसा ही मान लिया जाता है, लेकिन उसके थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। वो जब क्लास को हम थोड़ा सा एनालाइज फॉर्म में पढ़ाएंगे तो इसका जिक्र आ जाएगा, बट आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि जैसे कहा जाए व्हाट इज़ अ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या व्हाट इज़ अ इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपने क्या किया, स्टडी करते समय सबसे पहले इसको आपने कैटेगराइज कर दिया। इंटरनेशनल शब्द लगा रहेगा कि क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, है ना, और क्या है इंटरनेशनल रिलेशन। इसका मतलब तो वही हो गया कि राजनीति, और इसका मतलब हो गया संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। दूसरा लिखिएगा, व्हाट इज अ पावर एंड नेशनल पावर, है ना। पावर क्या होता है और नेशनल पावर क्या होता है। ठीक है, पावर क्या हुआ और नेशनल पावर क्या हुआ, दूसरी बात जैसी है। क्योंकि आपको सिंपली क्या है ना कि जब भी किसी विषय में आप गोते लगाते हैं तो उसके प्रारंभिक चरण की कुछ बातों को आप हमेशा के लिए अपना एक हिस्सा बना लीजिए। जैसे हमारे शरीर में खून रहेगा ही रहेगा, हमारे शरीर की धड़कनें रहेंगी रहेंगी, मतलब जब तक चलेंगी, है ना। हीमोग्लोबिन नपवाएंगे तो कुछ न कुछ निकलेगा ही, चाहे कम निकले ज़्यादा मिले। तो हीमोग्लोबिन ऐसा नहीं इनका तो हीमोग्लोबिन ही नहीं है। हाँ, सुने किसी की इनके पास तो यार हीमोग्लोबिन हाई नहीं है, ऐसे नहीं सुनेंगे। किसी शरीर को चेक करेंगे तो कहेंगे यार इनके अंदर हृदय ही नहीं है, हैं? ऐसा नहीं मिलेगा। हृदय अच्छा काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, अलग मुद्दा है, बट हृदय रहेगा। ऐसे ही हमारे पास पावर या नेशनल पावर कितनी कम या शक्ति संतुलन में कहाँ कैसे हम फिट करते हैं वो एक अलग मुद्दा है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज हमारे पास उपलब्ध ही ना हो। तो पावर एंड नेशनल पावर। अब आगे लिखे, जब इतना आप समझ जाते हैं ना, जैसे आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझा, इंटरनेशनल रिलेशन को समझ लिया और पावर को भी समझ लिया, नेशनल पावर भी समझ लिया, है ना। जैसे आपके पास जो वित्त होता है, जो पैसा होता है, वो आपके अपने दिनचर्या में काम आता है। ठीक, आपने एक कार खरीदा, वो भी आपकी जरूरत में शामिल था। ओके, आपने कोई मकान बनाया, कुछ XYZ ऐसा किया, कुछ भी जो भी करते हैं वो आपके जरूरत का हिस्सा था, है ना। वह चीज ये बताता है कि आप जो है इतनी शक्ति, पावर का मतलब है शक्ति है, शक्ति है कि आप ये चीजें मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियली पावर की बात किया, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं,
लेकिन इससे यह भी डेकोरम मेंटेन होता है कि दूसरों की तुलना में आप कितने पावरफुल हैं। आपने कार 50 लाख का खरीदा था, किसके लिए? मोहल्ले के लिए, अपने लिए, है ना? तो वह आपको जरूरत के हिसाब से आ गया, चाहे 50 लाख के लिए, करोड़ के लिए हो, 20 करोड़ को, तो आप जाने, बड़ी जरूरत के हिसाब से है। जैसे अनंत अंबानी का फादर, या जो अनंत अंबानी का सगाई जो हुआ, प्री वेडिंग जो हुआ, वो उसके फाइनेंशियल ग्राउंड के हिसाब से जो उनको ऑकेजनली करना था, उनके अपनी शक्तियों के भीतर था। क्यों? 1000 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने, बहुत विदेशी देसी फिल्म स्टार, ये बहुत सारे लोगों को बुलाया, जामनगर में जाम लगा दिया बिल्कुल, लेकिन वो अपने शक्तियों के बीच ही किए। लेकिन यह दुनिया में उनकी पावर का भी तो विस्तार हो गया इससे। किया था उन्होंने अपना काम, क्या किया था? वो उनका बेटा है, एक लड़की थी, वो राधिका नाम है, उसके साथ उसका प्री वेडिंग था। यही तो था जैसे हमारे मोहल्ले में तंबू लगा के हो जाता है। लेकिन उनका जो पावर था वो पूरी दुनिया में, या कहा जाए देश में, एक अलग विस्तार ले लिया। ऐसे ही आप परमाणु का परीक्षण करते हैं, आपने अपने डिफेंस के लिए, अपने सुरक्षा के लिए ये सब काम किया, लेकिन मैसेज क्या कन्वे हो गया कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गया। क्यों? यही मैसेज गया ना। तो आपकी पावर कैसे एक सुपर पावर में तब्दील हो जाती है। हमारे घरों पे क्या लग रहे हैं आजकल? आजकल आपने देखे होंगे कि सोलर बड़ा प्रचार हो रहा है, सोलर का। बिजली बनाइए, आपको पैसा भी उल्टा मिलेगा, ज़्यादा बिजली रहेगा तो हम क्या दुनिया में क्या मैसेज दे सकते हैं कि भारत एक सुपर सोलर पावर वाला कंट्री होने जा रहा है। अरे यार, 1 अरब 40 करोड़ हम हैं, हम उष्णकटिबंधीय देशों में आते हैं, ट्रॉपिकल में आते हैं ना भाई। सूरज 24 घंटे कहां चमकेगा? मतलब 24 घंटे से मेरा मतलब है ज्यादा कहां चमकेगा सूरज? सूरज तो रहता है कर्क और मकर के बीच में, हम वहीं हैं। विषुवत रेखा से उत्तर में कर्क की तरफ को हम ट्रॉपिकल जोन में आते हैं ना, तो सूरज की खूब धड़ाधड़ रोशनी मिलती है, और सोलर एनर्जी के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, वह बिजली बन रही है, 5 किलोवाट 10 किलोवाट जितने का लगाए हो बन जाएगी। और उस बिजली को कंजप्शन भी कर रहे हो, गवर्नमेंट खरीद भी रही है, तुमको 1000-2000 रुपये महीना भी दे रही है। तो आप क्या हो? भारत क्या बनेगा? सोलर में सुपर पावर। क्यों? बाकी देश भी उष्णकटिबंधीय देशों में आते हैं, ऐसा नहीं हम अकेले हैं। पूरा अफ्रीका का मध्य वाला हिस्सा तो दोनों तरफ आता ही है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां कैंसर, कैप्रिकॉर्न और विश्व तीनों लाइनें एक साथ जाती हैं, तो उसके दोनों तरफ खूब सूर्य का प्रकाश है। तभी तो वहां सब देखते नहीं, दुनिया भर का रेगिस्तान, कालाहाड़ी, ये वो। जब गर्मी नहीं है तो यहाँ रेगिस्तान किस बात का है? सब चीजें हैं, लेकिन वो क्या इतना सक्षम है? सब गरीब गरीब है, पॉपुलेशन नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ है, हम हैं, हम लगाएंगे सोलर ना। हमने एक आर्टिकल लिखा था कि भारत इस पे सुपर पावर बन सकता है। तो हमारा बिजली का कंजप्शन क्या हुआ? खत्म ना। तो हाइड्रो पावर नहीं चाहिए, थर्मल पावर नहीं चाहिए ही नहीं हमको। न कोयला जलाएंगे, न प्रदूषण होगा, न कोयला खत्म होगा, न नदियों के ऊपर बांध बनाएंगे, न निर्वात बहने दो नदियों को।
अपनी बिजली खुद बनाएंगे। जैसे तुम्हारी एक्टिवा, तुम्हारी कार, जब मर्जी कहां गए अपनी बिजली। ठीक, तो आपके पास पावर आया ना, तो इस पावर से आनंद कौन लेगा? अरे पब्लिक लेगी। लेकिन सरकार क्या बनेगी? दुनिया में सुपर पावर, काम अपना कर रहे हैं और सुपर पावर बन गए दुनिया में। परमाणु परीक्षण किसके लिए किए थे? अपनी शक्तियों के लिए ना, लेकिन लोहा दुनिया ने माना। आ रहा है समझ में कि नहीं? अरे यार, कल तुम्हारा आईएएस में हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, तो रोटी और इज्जत पानी किसको मिलेगी? हाँ, किचन तुम्हारा मजबूत होगा ना, तुम्हारे घर थोड़ी अच्छी स्थिति में होगी ना। लेकिन जो मोहल्ले का इज्जत ले लेते हो, इज्जत लेते हो मतलब इज्जत जो प्राप्त करते हो मोहल्ले से, कहने का मतलब ये है, इज्जत ले लेते हो ऐसा नहीं है, इज्जत जो प्राप्त करते हो मोहल्ले में भी। आपका क्या तूती बोलने लगती है कि नहीं? काम किसके लिए हुआ? सिलेक्शन किसका हुआ? सिलेक्शन तो तुम अपनी बेरोजगारी खत्म करने के लिए, अपने रोटी पानी के लिए सब में लगे थे। लेकिन गलती से ये जो सुपर पावर बन गए, वो गलती से। क्यों बच्चा? आईएएस बन जाइए तो आपके गांव में क्या होगा? कहें वो रुचि आई ना, रुचि वो तो आईएएस बन गई है। अच्छा, आईएएस हो गई। रुचि ने दिया उनको कुछ? दिया? 1 किलो मिठाई भी नहीं दिया, फिर भी गुणगान चल रहा है। पावर हमारी विकसित हुई और सुपर पावर दूसरों की नजरों में बन गए। कोई कहेगा अरे यार पढ़ने में बड़ी तेज रही होगी, जरूर पढ़ने में तेज रही। अरे उसको 2-3 साल से तुमने देखा ना, यहां रहती ही नहीं है, बहुत पढ़ा होगा। आपकी तारीफ करने वाले बिना मतलब के मिल गए, जब उनको एक रसगुल्ला भी आपने नहीं खिलाया। तो ऐसे दुनिया के देश सुपर। अब वो 33 करोड़ की जनसंख्या, $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था किसकी? अमेरिका का। हमको क्या दे रहा है? हाँ, मुकेश अंबानी वो प्री वेडिंग की है, हमारे घर में तो लड्डू भी नहीं भेजे। हाँ, 1 पाव लड्डू 4-5 ठू चढ़ता है यार, कम से कम बूंदी वाला ही सही। हाँ, 1000 करोड़ रुपया, और कौन सी वो 70-72 करोड़ रुपया लेके चली गई। एक रिहाना आई थी, हाँ, नाच गाना करवाया आपने, इतना पैसा लगाया। हमारे यहाँ तो 1-4 लड्डू का एक डब्बा भी नहीं आया, छोटा सा। फिर भी हम बड़े खुश हैं, बड़े प्रभावित हैं। और क्या कमाल प्रोग्राम किया। अरे तुमको क्या धेले भर का तो तुमको कुछ मिला नहीं। मजा कोई ले रहा है, पावर किसी की दिख रही है, सुपर पावर कोई बन रहा है, खामखा खुश हम यहां से पड़े हुए हैं। यही होती सुपर पावर की पावर, कि जिनसे कोई लेना देना नहीं, वो भी गुणगान करते रहते हैं। समझ गए ना? हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी लिखो। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्या लिखा? इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हाँ, क्या है चला? हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी इसका मतलब है कि भारतीय विदेश नीति का इतिहास। भारतीय विदेश नीति के इतिहास के 2 आयाम, एक आजादी से पहले,
एक आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले वाले का हमको क्या करना है? क्यों? आज़ादी के बाद वाले को हम देखेंगे अपना। तो आज़ादी के बाद वाला जो है 1947 में आज़ादी मिली। आज जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का बुनियाद रखी गई, कौन थे प्राइम मिनिस्टर पहले? नेहरू जी। नेहरू जी ने बुनियाद रखी इसकी, और वहां से लेकर के मोदी जी इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ फॉरेन पॉलिसी ऐसी होंगी जो आज रिलेवेंसिव नहीं होंगी, बट जब हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो उसका जिक्र जरूर करेंगे, भले ही उसका रिलेवेंस ना हो। और कुछ संगठन हैं या कुछ ट्रीटी हैं, कुछ एग्रीमेंट हैं जो आज भी रिलेवेंसिव हैं। तो जब हम उनकी बात करेंगे तो फिर उसका जो स्वरूप है, उसका जो कंडीशनल जो कहा जाए अप्रोच है, वो कैसा लेके चलेंगे, वो आज के हिसाब से मेल मिलाप करेंगे। जैसे कहा जाए सार्क, सार्क सुने हैं कि नहीं? सार्क क्या है? इसमें डबल ए लगाओ। हाँ, क्या है सार्क? हाँ, दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। इसमें कुल 8 देश हैं। सार्क में बच्चा 8 देश हैं। 8वां देश अफगानिस्तान था। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 हो गए। उधर से गिनने का तरीका बता रहे हैं। अगर 8 ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे। उधर जाओ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ले लो, ये मत देखो कौन कब आया था। 2 हो गए। नीचे उतर जाओ समुद्र में, मालदीव और श्रीलंका ले लो, 4 हो गए। इधर थोड़ा हमारी सीमा की तरफ चलो, बांग्लादेश और नेपाल ले लो, 6 हो गए। भूटान 7 हो गया। और 8वां गिनने वाला कभी कभी कहता है कितने कमरे में आदमी थे? बोले 1 2 3 4 5। 5 थे, 5 गिन लिया, अपना गिना ही नहीं। 6वां वही था। तो वैसे ही इंडिया की तरफ से हम गिन रहे हैं तो अफगानिस्तान पाकिस्तान 2, मालदीव श्रीलंका 4, नेपाल और बांग्लादेश 6, उधर भूटान 7, इंडिया 8। ये देश। अब सार्क की 2014 में मीटिंग हुई थी। 2016 में यह मीटिंग इस्लामाबाद में होनी थी। सार्क देश की आखिरी मीटिंग बता रहे हैं। 14 से 24 आ गया, 10 साल से उसकी बैठक ही नहीं हुई। डिप्लोमेटिक तरीके से जब देशों के बीच के संबंध बिगड़ जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी पर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंस भी टिके होते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन जिस उद्देश्य से बना रहे हैं वो उद्देश्य तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपने फीचर के हिसाब से काम करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर उन देशों के बीच में, माना किसी भी देश के बीच में अनबन हो गया और वहाँ पर उसके होने का कोई अर्थ नहीं रह गया, मतलब कोई मान ही नहीं रहा है कोई चीज़, वो इररिलेवेंसिव होता चला जाएगा। सार्क सद्भावना से भरा एक दक्षिण एशियाई देश का एक समूह था जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक तमाम ऐसे पक्षों को एक मत एकजुट करने का एक प्रयास था। इसकी 1985 से यात्रा शुरू हुई, 1985 से। लेकिन 2014 के बाद इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई और 2016 यानी 2016 में इस्लामाबाद में ये होनी थी।
लेकिन अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी जानकारी हो तो 1 जनवरी 2016 को पठानकोट में पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया था, पठानकोट के एयरबेस पर। नहीं पढ़े हैं क्या? सुने ही नहीं है। पठानकोट के एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकियों ने 1 जनवरी 2016 को हमला किया। रात का टाइम था, 2 जनवरी लग रहा था उसमें। 12 बजे के बाद 2 जनवरी होता है, वही वाला रात समझिए, नया साल पे बिल्कुल जश्न मना के जब हम सो रहे थे तब वो हमला कर रहा था। इसको लेकर के थोड़ी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे मोदी साहब बहुत नाराज हो गए। नाराज होने के 2 कारण थे। कारण ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 साल से 2014 मई में आए थे, वो 26 मई 2014 में वो देश के पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। 26 मई को ही सार्क देशों के सभी प्रधानमंत्रियों को अपने शपथ में निमंत्रण दिए थे, जिसमें नवाज शरीफ भी आया था, तब वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। क्या समझे? और हद तब हो गई भाई, उन्होंने एक प्रकार से अपने पड़ोसी देशों को, जैसे कहते हैं कि पड़ोसी प्रथम, पड़ोसी फर्स्ट की थ्योरी पे काम किया उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर बनते ही, मतलब शपथ के दिन से सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया। लेकिन पड़ोसी इज्जत ना कर पाए इसकी, और 2 साल तक उन्होंने अथक परिश्रम किया। 2 साल 1.5 साल आप मान लीजिए, मई में तो आए ही थे, 14 में, 15 लास्ट तक आप समझिए, 16 में जब से हमला हुआ गड़बड़ा गया था। अथक परिश्रम इसलिए किए कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस बात की मतलब तारीफ की जा सकती है कि उन्होंने, फॉरेन पॉलिसी उनकी अच्छी है ही, पाकिस्तान के साथ संबंध को सुधारने को लेकर के उन्होंने जितना बन पड़ता था कोशिश किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो एक प्रकार से उसको मोबिलाइज भी करते रहे कि अपने टेररिस्ट वाला जो यूनिवर्सिटी है यार, इसको थोड़े से अपने साइड रखो, इस सबको। लेकिन कहते ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। 25 दिसंबर को वो लाहौर गए थे 2015 में। 25 दिसंबर को नवाज शरीफ का भी जन्मदिन होता है और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी होता है। मोदी साहब गए थे रसिया, यही अपने पुतिन भाई साहब से मिलने। आजकल बिजी हैं यूक्रेन में वो। वहां से मिलकर के बाया अफगानिस्तान उनको इंडिया आना था। तब अफगानिस्तान से हमारी मित्रता तो अभी भी है, बट वहां तालिबानी आ गया, गड़बड़ हो गया सब। बड़ी अच्छी निभ रही थी, बहुत पैसा दिया हम लोगों ने, उसकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्लियामेंट और भी सिंचाई का बांध हो, फलाना हो, बहुत कुछ पैसा खर्च कर दिया यार भारत ने वहाँ अमन चैन के लिए। और मध्य एशिया में हम घुसना चाह रहे तो वहाँ तालिबानी आ गए, सब गड़बड़ा दिए। फिर वो अफगानिस्तान रुके और अफगानिस्तान से इंडिया आने के बजाय वो लाहौर चले गए। ये अपने आप में दुनिया की मैं समझता हूँ बड़ी अद्भुत घटना थी कि देश का कोई शीर्ष लीडर जो है मतलब कैजुअल एक प्रोग्राम बना लिया हो। और उनके पोती की शादी थी नवाज शरीफ की, तो वहाँ लाहौर चले गए अपना। फिलहाल मिल के तब आ गए थे, आधा 1 घंटा रहे होंगे। 25 दिसंबर को वो कैजुअली फोन फान हुआ होगा, बात हुआ। वैसे तो उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि ऐसे हमने फ़ोन मिला दिया बर्थडे की बधाई देने के लिए कि मियाँ कहाँ हो। तो उन्होंने कहा शादी है, लाहौर में है। उन्होंने कह दिया आ जाओ, हमने कहा चलो आ रहे हैं। मतलब ऐसे बन गया प्रोग्राम। तो उसमें और भी जो
इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के क्या हुआ होगा वो तो अलग अलग विषय, बट ये हो गया। 25 तारीख को जिसकी शादी में गए हों उसी देश ने 1 तारीख को, 25 दिसंबर और 1 तारीख, मतलब 6-7 दिन के भीतर आपके यहाँ आतंकी हमला करा दिया। यहीं से गड़बड़ा गया। और उसी साल, हालांकि उसके बाद बहुत तगड़ा स्टैंड हुआ। फिर उरी की घटना आपने सुना होगा, सितंबर 2016 में ही उरी की भी घटना हुई थी। फिर आपने उसी समय देखे होंगे, उसी समय एयर स्ट्राइक हुआ था। एयर था, क्या था वो, हाँ, जाके मारे थे क्या अंदर, जाके मारे थे ना, हाँ। एयर स्ट्राइक बाद में किया था इसके लिए, जो कहाँ पे गए थे एयर स्ट्राइक में यार, फख्तुनुमा के इलाके में, वहाँ उसका जो कैंप थे वो सबको तोड़े। चलो इसको ऐसे ही समझ लो। तो उरी की घटना हुई। उरी की घटना के बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सार्क, पठानकोट के बाद सार्क संदूक में बंद हो गया। और सार्क जिस संदूक में बंद है वो संदूक 40 फीट गहरे गड्ढे में दबी हुई है। न फावड़ा है, न बेलचा है, और मान लो कोई खोद के निकाल दे तो उसकी चाबी भी नहीं है। ये सार्क की हालत है। 8 देशों का समूह सार्क मौजूदा समय में इररिलेवेंसिव है, वेंटिलेटर पे है, हाँ वेंटिलेटर पे ही है, उसका क्रियाक्रम नहीं किया गया है। लीगली ये नहीं कहा कि ये बेकार है, खत्म है, इसको बंद करो, बट वो जहां पड़ा है एक सुप्तावस्था में है। तो ऐसे संगठन के इरिलेवेंस होने के कारण होते हैं द्विपक्षीय देश या उस समूह के सदस्यों के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं होना। पाकिस्तान का रिलेशन भारत के साथ अच्छा नहीं है, हमारा रिलेशन उसके साथ खराब नहीं है, ध्यान रखना, बात को समझना। भारत का रिलेशन पाकिस्तान के साथ खराब नहीं है, बल्कि वो हमारे साथ अच्छा रिलेशन रखता नहीं है। पाकिस्तान हमारे साथ यानी भारत के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखता है, इसलिए यह मैसेज आप कह सकते हैं या इस बात को समझ सकते हैं कि भारत का रिश्ता पाकिस्तान से अच्छा नहीं है। यह कह सकते हैं कि भारत का रिश्ता पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन भारत का रिश्ता पाकिस्तान से खराब है, यह शब्द ठीक नहीं है। कारण यह खराब रिश्ते वो रखता है और अच्छे रिश्ते हम नहीं रख पाते हैं। पाकिस्तान अपने खराब रिश्ते को सुधार ले तो हमारे रिश्ते में खराबी है ही नहीं, हम तो अच्छा नहीं रख पाते, फिर अच्छा रखने लगेंगे। चाइना के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं हैं, चाइना के साथ हम अच्छे रिश्ते बना नहीं पाते क्योंकि चाइना हमारे साथ खराब रिश्ता रखता है। बाकी जो पड़ोसी देश हैं, जैसे भूटान अभी गए थे, उनके साथ हमारा रिश्ता ठीक है। बांग्लादेश है, हमारा रिश्ता सही है। चाइना की जो एंट्री है हिंद महासागर में, खासतौर से श्रीलंका के अंदर घुसने वाला जो बात है, उसके कारण हमारे रिश्ते उतने अच्छे कहीं कहीं नहीं रहते हैं। खराब तो रहते ही नहीं हैं। अरे यार, खराब रिश्ते होंगे तो हम उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, हम पैसा देंगे उसको। खराब में कहेंगे खत्म हो जाए, टापू बह जाए। और यह आप इस फॉरेन पॉलिसी की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतरीन तरीके से देखें तो जब रावण सीता को उठा के ले गया था और हनुमान जी ने लंका जलाई थी ना लंका, और जब भारत
यानी राम और रावण का युद्ध हुआ, तो राम ने खराब रिश्ते रावण से नहीं रखे थे, रावण के साथ राम अच्छे रिश्ते नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि रावण खराब रिश्ता रखता था। तभी तो बार बार बोलते थे कि भाई आप हमारी भार्या को वापस कर दो, हम चले जाएंगे। हम क्या पाकिस्तान से कहते हैं कि तुम आतंकी विश्वविद्यालय बंद कर दो, ये जो टेरर तुमने फैला रखा है, पीओके वगैरह में जो उत्पात मचा करके यहाँ लॉन्चिंग पैड बनाए रहते हो, कश्मीर को जब देखो निशाना बनाते हो, ये सब तुम बंद कर दो, और हमारे तुम्हारे बीच कोई गड़बड़ी है ही नहीं। तो वो आतंक रोकता नहीं और हम संबंध ठीक रख नहीं पाते। ऐसे सीता को रावण लौटा नहीं पा रहा था, राम संबंध सही रख नहीं सकते थे, तो बाद में मारना पड़ा। अब मारे तो ये भी तो ध्यान दो ना कि उन्होंने लंका विजय के लिए नहीं गए थे, राम लंका पर विजय करने नहीं गए थे, लेकिन लंका पर विजय के बाद ही सीता वापस आती, तो इसलिए लंका विजय ही मान लीजिए। लेकिन लंका पर अगर राम का विजय था तो विभीषण राजा कैसे? यानी कि यह बात का उद्बोधन है कि राम लंका के साथ संबंध अच्छे ही चाहते थे, इसलिए रावण के हटते और सीता के वापसी के बाद विभीषण के साथ संबंध था। विभीषण तो यहां भी राज्याभिषेक वगैरह जब ये वापस आए थे तो आया था अयोध्या। आज वो आतंकवाद को खत्म कर दे पाकिस्तान, तो मोदी साहब को तो झटके में चले जाते हैं लाहौर। तो इस्लामाबाद जाने में क्या है, वो तो कहेंगे बस से चले जाएंगे यार, हैं? अब शहबाज शरीफ है, उसी से मिल के आते हैं, नहीं उसको ही बुला लेंगे दिल्ली, आओ मियाँ हलवा हलवा खाते हैं, आजकल चल रहा है रमजान, तुम पहले सुधरो। तो जब बेटा दो देश आपस में लड़ते हैं ना, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संगठन होता है, वो खतरे में जाता है। सार्क इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज वो 40 फीट गड्ढे में दबा हुआ है, और सार्क को अभी 1 साल और आ जाए तो 40 साल बने हो जाएगा और इररिलेवेंसिव हो गया। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसको पढ़ेंगे तो इसके बेसिक फिनोमेना आपको बाहर आएंगे। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हम तो किसी गुट में नहीं है, ना समाजवादी में है, ना हम पूंजीवादी में, हम अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी। और शहर में आकर के दुकानदार से झगड़ा करके खाना खा लोगे? हाँ, शहर में आओगे घर बना करके, किराए पर रह करके, क्यों भाई? तुम्हारी दुकानदार से पटरी ना खाए, बिजली विभाग वालों ने खाए, पानी रह लोगे शहर में? गांव में तो आदमी समझ में आता है, अड़ोस पड़ोस से नहीं बोलता है, नहीं झगड़ा हो जाएगा तब भी रह लेगा, क्योंकि अपने खेत कियारी में चीजें उत्पादन करता है, जिंदा रहे। यहां कौन सा तुम छत पे धान की खेती किए हुए हो? हैं? भैंस पाले हो, धान की खेती करोगे छत पे? गमले में पेड़ लगा के अमरूद खाओ, बेचोगे 1 ट्रक। सब तो डिपेंडेंट हो यार, इंडिपेंडेंट कहां हो? ठीक है ना? लिखो, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन। लिखो, विदेश नीति या वैदेशिक नीति निर्मित संस्थाएं कर लो। विदेश नीति निर्मित संस्था क्या है? जैसे हमारे यहां देखोगे बच्चा, विदेश विभाग होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट,
ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, ये इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या पढ़ोगे, फॉरेन डिपार्टमेंट को पढ़ना पड़ेगा, फॉरेन डिपार्टमेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या करेगा, ताकि जब आप कोई भी चीज़ करोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री ने। आप देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जा रहे हैं, कहीं यहाँ जा रहा है मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये कर रहा है, वो कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर लेवल की भी मीटिंग होती है, सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग। एक तो मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई, एक सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हुई। जब पठानकोट हुआ था तो उसी साल 15 जनवरी को, 1 जनवरी को हुआ था, 15 जनवरी को दिल्ली में मीटिंग होनी थी उनके फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, हमारे यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, पाकिस्तान के। तो सबसे पहले इसी बात को कैंसिल किया गया कि अब ये मीटिंग नहीं होगी। फिर बाद में एक समझौता किया गया एनआईए को लेकर के। हमारे यहाँ एनआईए है ना, डोभाल साहब एनआईए के ही तो वो हैं। डोभाल साहब सुने हैं ना, अजीत डोभाल का नाम? अजीत डोभाल नहीं सुने हैं क्या? अरे उत्तराखंड के बहुत चर्चित आदमी है वो, ठीक है। वो एनआईए को वही हैंडल करते हैं ना, एनआईए के हेड है वो। ऐसे एनआईए वहाँ पर है। तो दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ कि एक दूसरे की एनआईए दूसरे देश में जाकर के इस पर देखेगी कि गड़बड़ी का क्या, कौन क्या किया, मतलब एक प्रकार से इंक्वायरी करेगी। क्योंकि पाकिस्तान ये बात मानता नहीं है कि भारत में हमारे लोग जाकर था, वो तो अपने लोग को नागरिक भी नहीं मानता। कसाब को कहाँ माना कि हमारा नागरिक था? वो तो आतंकी चले जाते हैं, जब यहाँ फंस जाते हैं तो भारत तो सबूत देता रहता है, बट वो मानता नहीं है। 2008 के मुंबई हमले में भी वो सब कसाब वसाब ये सब जो कहानी थी देखे हो, कहाँ माना कि वो आतंकी वगैरह है? वो नहीं मानता वो। तो उसकी पुरानी फितरत है, वो पलट गया। एनआईए तय हुआ कि पाकिस्तान की एनआईए आएगी पठानकोट में एयरबेस, उस पर तो ये चिंता भी हुई कि हमारा एयरबेस, हमारी सिक्योरिटी वगैरह तमाम चीज़ों को लेकर के इस पे भी हुआ। बट वो आए यहाँ यार, वो रहे मार्च में, मुझे ठीक से याद है कि मार्च में वो लोग आए थे, मार्च 2016 में। और 10-15 दिन यहाँ एनआईए रही उसकी, हमारा पानी पिए, हमारा खाना खाए, हमारी जगह पे घूमे, एक प्रकार से वो मज़ा मस्ती करके चले गए। और उसमें ये था कि हम लोग भी जाएंगे, वो आए हैं तो हमारी एनआईए जाएगी। और वहाँ जाकर के वो मुकर गया, बोला पहले कश्मीर पे बात कर लो, फिर आगे बात करेंगे। भारत का खून उबल गया फिर, मतलब हमारी एनआईए गई ही नहीं वहाँ, एक तरफा हो गया। मतलब वो पहले आतंकी आया, हमला किया पठानकोट में, फिर उसी पठानकोट में उसकी एनआईए आया, आचा पाचा करके साला खाना खा के चला गया। और हम उधर अटैक भी सहे और इधर इनकी तीमरदारी भी किए, और हमको बुलाया ही नहीं। और कश्मीर का राग अलाप करके वो बंद हो गया मामला। तो खून नहीं जलेगा यार भाई? अरे यार वो तो सब जग जाहिर है। तब देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, अब मोदी साहब तो वैसे भी थोड़े वैसा टाइप का उम्र में चाहिए जो हैं, लेकिन थोड़ा वैसी राजनीति करते हैं, मतलब चिढ़ जाएं तो फिर चांप देंगे। मतलब पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर आतंकवादी देश घोषित करा के ही माने वो। मोदी साहब के 2 एजेंडे होते थे, पाकिस्तान और आतंकवाद और काला धन। बाद में उन्होंने काला धन को छोड़ करके क्लाइमेट पे आ गए थे। काला धन रास्ते में ड्रॉप हो गया, क्लाइमेट पे आए। और काला धन का मुद्दा उनका शुरू से था, आतंकवाद था बट काला धन भी था। ब्रिस्बेन की G20 की मीटिंग 2014 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, 20 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया में। G20 जो भारत में हुआ था, ये 2014 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर काले धन की चर्चा जोर शोर से उठाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ही थे, और उस पर काफ़ी समझौता बन गया था, क्योंकि इनकी इमेज जो है उस समय से ही ठीक हो गई थी।
लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ होगा अंदर खाने। बट उसके बाद इन्होंने क्लाइमेट चेंज को पकड़ा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, और आतंकी के मामले में पाकिस्तान को अलग थलग करके ही माने। मतलब भारत ने कोई अलग से कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो उस प्रतिक्रिया थी जो उसने गलती किया था। ये तो एक प्रकार से स्टेप था इंडिया की तरफ से कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये था। लेकिन टेररिस्ट के तौर पर उसको पूरे देश में एक प्रकार से चर्चे में ला देना, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत बड़ा काम था। हर मंच पे जाते थे, बोली देते थे वो। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हर मंच पे आतंकवाद बोलते थे, यानी मुद्दा उठाते थे, और उसका काम था पाकिस्तान का हर मंच पर कश्मीर का नाम लेना। कश्मीर का नाम लेते लेते वो उसको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आतंकवाद का नाम लेते लेते उसका नुकसान जरूर हुआ। और यही चाइना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उसमें वीटो कर देता था। अजहर मसूद वगैरह, ये सब जो हमलावर टाइप के लोग हैं वहाँ का, ये सब वाइस चांसलर हैं वहाँ के टेररिस्ट यूनिवर्सिटी के। हाँ नहीं, वाइस चांसलर, कुलपति है ये। अजहर मसूद हो और एक और ऐसे हैं दो चार नाम, अब तो नाम लेना भी इनका ठीक नहीं है, चर्चे में आ जाएंगे, अभी कहीं दबे कुचले पड़े रहे। तो ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ये अलग अलग डिपार्टमेंट खोले, तू AK-47 चलाएगा, तू ये चलाएगा, तू बम छोड़ेगा, ऐसे डिपार्टमेंट बनाया हुआ था। और उन्होंने एयर स्ट्राइक करके इसके सारे डिपार्टमेंट तोड़ के आए थे। उरी में सर्जिकल स्ट्राइक, बाद में फिर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। तो थोड़ा सा इसके अब प्रोफेसर्स वगैरह थोड़ा गायब हैं कुछ दिनों से, और उन प्रोफेसरों को बचाने का, उन वाइस चांसलर को बचाने का, टेररिस्ट वाले वाइस चांसलर को, ये चाइना वीटो करता था, वीटो। जब भाई साहब घटना यहां हुई थी, कहाँ, जम्मू कश्मीर में क्या नाम है यार जो ट्रक उड़ा दिए थे लोग, पुलवामा जब हुआ था 2019 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे था 2019 में। इलेक्शन मुहाने पे खड़ा था जैसे अब है 24 का। पुलवामा जब हुआ था तब थोड़ा फ्रांस, अमेरिका, सबका दिमाग खराब हुआ था। फिर चाइना के वीटो के काट निकाल करके अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित ही किया गया, मार्च में घोषित ही कर दिया था। और आपको याद होगा उसी 10-15 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक हुई थी। तो थोड़ा बच्चा ये सब चीजें थोड़ी अखबार पढ़ते रहोगे तो ऐसी जो चीजें थोड़ी कनेक्ट होती हैं फॉरेन पॉलिसी की, तब धीरे धीरे आप ये तो बेसिक चीज है, बट उससे कनेक्टेड जैसी चीजें, तब जाकर के ये चीजें कनेक्ट होंगी। लिखो। इंटरनेशनल रिलेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट। जब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट। हिस्ट्री पढ़ा, फिर आप आएंगे नेशनल इंटरेस्ट पर। ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट जो है, विदेश नीति में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। हम कोई ट्रीटी, कोई समझौता, कोई ऐसा दृष्टिकोण, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा प्रभाव, कोई ऐसे मापदंडों से नहीं गुजरेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर दे, उस पर नकारात्मक असर डाल दे। आपने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का नाम सुना होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो गांधी जी दूसरे वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए थे, और जब बंबई हवाई उससे पानी के जहाज से उतरे तो लोग उनके स्वागत में गए। तो उन्होंने क्या बोला?
क्या बोला? उन्होंने बोला कि खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन देश की आन बान शान को बट्टा नहीं लगने दिया। यानी उस गोल में सम्मेलन में हमको कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन देश की आन बान शान को बट्टा भी मैंने नहीं लगने दिया। तो दुनिया का कोई भी देश हो या दुनिया के किसी भी देश से हम रिलेशन बनाते समय इस बात को सर्वोच्चता पर रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से तनिक मात्र भी समझौता नहीं कर सकते। अलबत्ता समझौता ना हो, मित्रता ना हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। पिछली अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ फॉल्ट तो रहे हैं, जैसे पंचशील समझौता। हम किसी भी चीज को हम मान सकते हैं, लेकिन गारंटी सामने वाले की नहीं ले सकते। पंचशील का मतलब है कि 5 समझौते। ये 1954 में चाइना और अमेरिका के चाइना और इंडिया के बीच हुए थे। अमेरिका जरूर बीच में घुसता है। चाइना और इंडिया के बीच में 1954 में 5 समझौते का पंचशील है। अब 62 में वार ये बताता है कि समझौता हमने माना था, चाइना ने नहीं माना था। 62 में वार नहीं, प्रहार था। हमने तो प्रतिक्रिया की थी, तब युद्ध बना। हम पर आक्रमण था, वार ही था। समझ गए ना? तो हम समझौता मान सकते हैं, लेकिन सामने वाला हो सकता समझौता ना माने। इसलिए किसी भी समझौते में खास तौर से, जैसे देश के मामले में, नेशनल इंटरेस्ट को जब आप पढ़ेंगे इसको, तो नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि तो रखता ही है व्यक्ति, लेकिन एक चीज को हमेशा कहा जाता है कि आनंद हो करके, आनंद में कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। नहीं समझे? आनंद भाव से भरे हों तो किसी को वचन नहीं देना चाहिए, और तनाव में हो, बहुत तनाव में हो, तब भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और संतुलित हो तब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हम मुरीद हों लेकिन मुर्दा ना रहें, इमोशनल इतने सेंटिमेंट्स में ना चले जाएं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट खतरे में हो जाए। यानी हम उस समझौते के पत्थर की लकीर नहीं मान सकते, क्योंकि 62 में वार हुआ था। कहां है पंचशील? चाइना को पता भी है कि पंचशील कोई समझौता भी था? नहीं। जिनपिंगवा से जाके पूछिए कि 1954 में तुमको पता है तुम्हारे समकक्ष और हमारे समकक्षों ने मिल करके एक पंचशील समझौता किया था? नो आइडिया। हमें पता है हमने क्या किया है, बाकियों का नहीं पता। तो मोदी जी कहेंगे नहीं, तुमको जैसे याद नहीं है ना, वैसे हमको भी याद नहीं है। जरा तमीज में रहना। हम भी याद नहीं रखना चाहते। ऐसे समझौते याद रखने के क्या फायदे जिसमें तोड़ने वाले दूसरे तैयार हो रोज। शिमला समझौता कितना याद दिलाते रहते हैं हम पाकिस्तान को। 50 साल से ज्यादा की लंबी यात्रा हो गई शिमला समझौते की। समझौता करने के दिन 1 मिनट के बाद माना था कि नहीं माना था, तब से मानना बंद कर दिया साइन करने के साथ ही। शिमला समझौता होता तो पाकिस्तान भारत के संबंध अगर माना जाता तो ये नहीं होते जो आज हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट के साथ बच्चा समझौता नहीं किया जाता।
और नेशनल इंटरेस्ट के साथ समझौते में आन बान शान को बट्टा लगता है ना। झुक करके समझौता करने से बेहतर है कि हम समझौता विहीन रहें। हालांकि समझौते झुक करके ही होते हैं, लेकिन झुकने का एक एंगल होगा ना। क्यों? अरे यार एक खूब बोर्ड का पेपर भी कहता है 33% पाओगे तभी पास होगे। यार कितना कम दे यार, कितने कम पे करे यार। हाँ, तुम एग्जाम में अटेंडेंस दो, इसी मात्र से पास करने लगे वो। अरे कुछ तो ख्याल रखो है उसका, कुछ तो इज्जत पानी का ख्याल रखो। आगे लिखो, नेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र और राष्ट्र की सुरक्षा। बच्चा हाँ ठीक है, रुचि लिख बेटा, राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ, इसका भी ध्यान रखना है। आगे लिखो, फॉरेन पॉलिसी टूल्स लिखो, वैदेशिक नीति औजार या उपकरण लिख लो। कैसे चलाया जाता है इसको? हाँ, थर्ड वर्ड लिखो, थर्ड वर्ड क्या हुआ? हाँ, लिख थर्ड वर्ड, तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ड क्या है? क्या, क्यों, कौन, क्यों बोलते हैं तीसरी दुनिया बेटा? हम तीसरी दुनिया है। जो देश बेटा 1950s के टाइम में कॉलोनियल थे, आज़ाद हुए, वो सारे देश थर्ड वर्ल्ड हैं। जो देश 1980s आते आते आज़ाद हुए वो फोर्थ वर्ल्ड है, पांचवा है नहीं। और इंग्लैंड कभी गुलाम नहीं था, बाकी सब गुलाम थे। अलग अलग सिनेरियो में लोग आज़ाद हुए। तो सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड में आता, फर्स्ट में नहीं आता। इंडिया थर्ड है, और थर्ड वर्ल्ड के काफ़ी कंट्री विकासशील हैं। फोर्थ वर्ल्ड वाले अभी कोशिश कर रहे हैं, 80s के टाइम में जो आज़ाद हुए। तो इसीलिए हम तीसरी दुनिया बोले जाते हैं। ठीक है। कोल्ड वार, हाँ जी, हाँ, पूरा जाड़ा आ गया लग रहा है, गर्मी गर्मी आ गई लग रहा है ना। गर्मी बुला लिया क्या आप लोगों ने? हाँ जी, लिखो कोल्ड वार, शीत युद्ध। शीत युद्ध, शीत युद्ध क्या है बच्चा? हाँ, बिना वेपन के, बिना हथियार के। जैसे आप लोगों के बीच भी किसी के साथ शीत युद्ध चल रहा होगा। हाँ, चल रहा है क्या किसी के साथ? हाँ जी, हाँ, चल रहा है क्या? नहीं, चला ले। नहीं चल रहा, चला ले। शीत युद्ध, शीत युद्ध को एक प्रकार से मनमुटाव समझिए। हम आपको फायदा नहीं पहुंचने देंगे, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा कुछ करते रहेंगे, सीधे लड़ेंगे भी नहीं। जैसे घर में पत्नी नाराज हो तो बर्तन फूट जाते हैं, है ना, बच्चे पिट जाते हैं। देखिए होंगे, बच्चे पिट जाएंगे। अगर घर में कोई नाराज हो तो बच्चे पिट जाएंगे। सामने वाला समझ जाता है कि चल रहा है अभी युद्ध। लिखो, नॉन अलायंस मूवमेंट।
गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस। असल में गुट निरपेक्ष जब इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो आपको पहले वर्ड नेचर भी समझना होगा। थर्ड वर्ड समझ गए, कोल्ड वार समझ गए, फिर कोल्ड वार समझोगे तो आगे पता चलेगा कि ये गुट निरपेक्ष क्या होता है, नॉन अलायंस। जैसे हमने क्या बोला, दो देश थे, दो पोल थे, कौन कौन से? यूएसएसआर और यूएसए, ठीक। और एक था कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म, ठीक है ना। हमने क्या किया, नॉन अलायंस का रास्ता लिया। ना हम कैपिटलिज्म में जाएंगे और ना ही हम सोशलिज्म में जाएंगे, है ना, समझे ना। तो इर्रेलेवेंसी है, फिलहाल इसको बिना जाने समझे, अब जानेंगे तो तब आप जो यूएसएसआर यूएसए और इसके बीच के कंपेयर को ठीक से समझ पाएंगे। आगे है, लिखो, लिखो, टू पोल यूएसए एंड यूएसएसआर। लास्ट में लिखो थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस कह सकते हैं या कॉम्पिटेंस, लिख लो थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस, पावर कॉम्पिटेंस, पावर कॉम्पिटेंस, थ्योरी ऑफ पावर कॉम्पिटेंस। इतना जो भी 10-12 प्रकार का चीज़ है, इतना जान लेने से जब किताब पढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ को जानने के बाद अब अखबार वगैरह में जो भी चीज़ें निकलेंगी उससे अपने को कनेक्ट करना थोड़ा आसान रहेगा, समझे ना।